नमस्कार, ये है पेप्टिक का पॉडकास्ट जहां होती है खुलकर बातें। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर अशोक कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनसीईआरटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में, और साथ ही वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक जानकार के तौर पर, एक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित हैं। सीखना, सिखाना और किस तरीके से मनोविज्ञान हमारे जीवन में दखल रखता है, हमारे व्यवहार पर असर डालता है, इन तमाम गहन और गूढ़ विषयों पर बात करेंगे। साथ ही बच्चों की शिक्षा पर बात करेंगे। कैसे एक शिक्षक की जिम्मेदारी तय होती है उसके व्यवहार से, और बच्चों को वो कैसे बेहतर बना सकता है अपने एजुकेशनल ट्रिक्स के जरिए। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे और ये विषय हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तब भी आपको ये पूरी टॉक सुननी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब भी ये पूरा संवाद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद। पहला सवाल कि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के विषय से आते हैं, क्या है ये एजुकेशनल साइकोलॉजी? इसमें अगर हम देखते हैं साइकोलॉजी और एजुकेशन दो चीजें हैं। एजुकेशन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस है किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने का, उसे हम एजुकेशन के नाम से समझते हैं। एक प्रोसेस है और कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, इसको लॉन्ग टाइम में अगर देखें तो समाज के निर्माण में शिक्षा का अपनी एक अलग भूमिका है। वहां पर साइकोलॉजी का जो रोल है, अगर साइकोलॉजी शब्द को देखें तो इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानवर, कोई भी एनिमल हो, उसके व्यवहार को समझना। तो साइकोलॉजी का मतलब व्यवहार का अध्ययन करना, उसको साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन अब साइकोलॉजी को भी हम देखते हैं तो तीन चार तरह से देख सकते हैं। एप्लाइड साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है ना, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो एक शिक्षक किस तरीके से अपने क्लासरूम में जाता है, और शिक्षक का काम पढ़ाना है, पढ़ाने के दौरान वो बच्चों के व्यवहार को किस तरीके से पढ़ लेता है। और अगर बच्चों के व्यवहार को एक शिक्षक अच्छे से पढ़ पाता है तो उसका जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो और इंटरेस्टिंग बन जाती है और बच्चों के साथ और टीचर के साथ एक अच्छी रेपो डेवलप हो जाती है। तो इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी मीन्स कि जब भी किसी भी बच्चे के व्यवहार को एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अगर व्यवहार को समझा जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। आपकी एक लाइन पे मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि बच्चों के व्यवहार को पढ़ लेना। हाँ, ये इसकी संभावना कैसे बनती है और व्यवहार किसी का कैसे पढ़ा जा सकता है? हाँ, इसको थोड़ा सा बताइए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। व्यवहार ऐसा नहीं है कि बच्चों को, जब भी हम किसी से बात करते हैं, सिंपल सी, हाँ, तो व्यवहार को अगर हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक के आधार पर तो तीन चीजों में देखते हैं, और ये बच्चों में है, बड़ों में है, किसी में भी देखेंगे तो व्यवहार के तीन पक्ष हैं जो साइकोलॉजी के, जो मनोवैज्ञानिक रूप से देखते हैं। पहला पक्ष है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब हिंदी में अगर बात करें संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब हमारा माइंड। माइंड में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इसमें क्या क्या होता है? रीजनिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ होता है? हर व्यक्ति का व्यवहार में के एक पक्ष में, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव और संज्ञानात्मक। दूसरे पक्ष को बोलते हैं अफेक्टिव, भावात्मक पक्ष। तो जब भी वो कोई क्रिटिकल थिंकिंग या इमेजिनेशन करता है तो उसके जो अफेक्टिव डोमेन है, अफेक्टिव जो उसका भावात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष में क्या होता है? क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कब गुस्सा आता है, ये सारी की सारी चीजें हमारे भावात्मक पक्ष में। और तीसरा जो पक्ष होता है व्यवहार का, उसे कहते हैं क्रियात्मक या साइकोमोटर। तो व्यवहार का मतलब कि जब कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, हेड, हार्ट और हैंड, जब इन तीनों चीजों के बीच में तारतम्यता बन जाती है, और ये जब अध्यापक, अच्छा इसको समझा कैसे जाता है? जब तक आपकी इंट्रोस्पेक्शन आपका अपना नहीं होगा, आप खुद का, तो जब तक आप बच्चों को कंसिस्टेंटली उनका अवलोकन नहीं करेंगे, उनको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक आप इन तीनों पक्षों को नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए व्यवहार के तीन पक्ष, और तीनों को समझता है टीचर तब समझ पाता है जब उसका कंसिस्टेंटली ऑब्जर्वेशन या उसकी ऑब्जर्वेशन बच्चों के साथ में कंसिस्टेंटली बनी रहती है। तीनों पक्ष में बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है, और बच्चा क्या कर रहा है।
इस तीनों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि बच्चे के व्यवहार को कोई व्यक्ति समझ सकता है और फिर उसकी ज़रूरत के अनुसार फिर उसको कंटेंट दिया जाता है। ठीक है सर, आप भारत सरकार की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था के लिए काम कर रहे हैं। वो संस्था भारत के शैक्षिक मनोविज्ञान के लिए क्या कर रही है और किस तरीके से भारत की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए स्टेप्स ले रही है? हाँ, देखिए, मनोविज्ञान को समझना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति मनोविज्ञान को नहीं समझता है तो उसके बात करने का कोई मायना नहीं है। इसलिए आप देखेंगे, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए आप देखेंगे आजकल दो व्यक्तियों में लड़ाई तुरंत हो जाती है, घर में लड़ाई हो जाती है, आप देख रहे हैं सब जगह झगड़े हैं। क्यों झगड़े हैं? क्योंकि हम एक दूसरे के व्यवहार को समझ ही नहीं रहे। वो क्या सोचता है, उसे क्या अच्छा लगता है, वो क्या कर रहा है। तो इसलिए हम जब समझ ही नहीं पा रहे हैं तो वहाँ एक अच्छी रेपो डेवलप नहीं होती है। और जब रेपो डेवलप नहीं होगी तो आप समझ लीजिए कोई भी प्रोग्राम, कोई भी उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा। तो जो हम काम कर रहे हैं, जो मनोविज्ञान काम करता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, तो इस तरह से अध्यापकों को बताने की कोशिश की जाती है कि मनोविज्ञान में क्या होना चाहिए, व्यवहार क्या है, व्यवहार के कौन से पक्ष हैं। जैसे हम साइकोलॉजिकली बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जिसमें आप देखेंगे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, है ना, इंटरेस्ट, ये सारे के सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको समझना जरूरी है। और अगर एक अध्यापक इनको नहीं समझ पाता है, इनका आंकलन सही नहीं कर पाता है, इनका मूल्यांकन सही रूप से नहीं कर पाता है, तो आप मान लीजिए कि जो भी प्री प्लान्ड ऑब्जेक्टिव है उसका, वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता। उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए व्यवहार को समझना और इस साइकोलॉजी को समझना महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे फिर वो जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सकता है और आनंदपूर्ण से अचीव किया जाता है। तो ये हम शिक्षक के लिए करिकुलम है, कि पढ़ाने के तरीके हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री है, वो सारी चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ इसका मतलब ये कि एनसीईआरटी भारत की शिक्षा को बेहतर करने के लिए शिक्षकों का अभ्यास बेहतर बना रही है ताकि वो अपने विद्यार्थियों को बेहतर समझें, उनके व्यवहार को बेहतर समझें, और उनकी वृद्धि में, उनके विकास में वो सम्मिलित हो सके और योगदान दे सके। ऐसे शिक्षक जो आपने अभ्यस्त कर दिए हैं, तैयार कर दिए हैं, उनके विशेष गुण क्या होते हैं फिर? हाँ, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी है। और पहली बात तो ये है कि शिक्षक ना गंभीर हो जाता है, जिसे सीरियस कहते हैं किसी चीज़ को लेकर। उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही सरल और शांत होता चला जाता है। क्योंकि अगर पानी जितना शांत है, उसमें अगर पानी में उठने वाली गाद समझते हैं ना, तो अगर वो है तो उसमें कुछ दिखता नहीं है। तो अपना रिफ्लेक्शन देखने के लिए पानी को शांत होना पड़ेगा, जिसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब टीचर इस बात को समझ लेता है, जान लेता है, तो गंभीर होता चला जाता है। वो डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी होती चली जाती है। वो बच्चों के स्तर पर आने की कोशिश करता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक शिक्षक और एक माता है ना, दोनों का काम एक है। लेकिन एक शिक्षक, आपने देखा होगा बहुत सारी बातों में, एक मदर एक बच्चे से परेशान रहती है कि मेरा तो एक बच्चा है और ये मेरे को पढ़ने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ये करता है और वो करता है। एक शिक्षक 30 लोग बच्चों के साथ होती है, लेकिन वो उनमें कभी परेशानी नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? क्योंकि वो उनके जैसे इंटेलिजेंस लेवल है, जैसे आईक्यू कहते हैं। तो मान लो बच्चे का आईक्यू 40 है या 90 है, वॉट एवर इट इज, तो टीचर को पहले से पता है कि इसकी थिंकिंग क्या होगी, इसकी रुचि क्या होगी, इसका एटीट्यूड क्या होगा। तो टीचर उससे उसी तरीके से बात करती है। मदर इस बात को ध्यान में नहीं रखती है। जब मदर इस बात को ध्यान में नहीं रखती है तो वो अपने तरीके से उसको डील करना चाहती है। तो जो उसकी आईक्यू है उस लेवल पर देखती है। इसलिए आप देखेंगे वर्तमान में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत बड़ा गैप होता आ रहा है। तो टीचर में ये गुण आ जाता है कि वो उसके गैप को ध्यान में रखता है, उसके रुचि को ध्यान में रखता है, उसके एटीट्यूड को ध्यान में रखता है, उसकी इंटेलिजेंस को ध्यान में रखता है। और जब उनको ध्यान में रखता है और जब वो कोई काम करता है तो ये एक टीचर का गुण है कि वो उसके साथ एक अच्छी रेपो डेवलप कर लेता है। तो इस तरीके से ये सारी क्वालिटीज़ टीचर में आ जाती हैं जो कि कॉमन आदमी में नहीं आ पाती।
सर हम देखते रहे, मतलब हमारी जनरेशन जो रही वो तो जब 5 साल के बच्चे हो जाते थे तब माता पिता उनका दाखिला स्कूल में कराते थे। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, वो सारे स्कूल 3 साल के बच्चे को उठा ले जाते हैं। ये और अब ये होता है कि 5 साल का बच्चा लेट हो जाएगा अगर उसका दाखिला 5 में करा रहे हैं। ये चेंजेस क्यों हुआ है? देखिए, ये आपने बहुत प्यारी बात पूछी है। और भारत सरकार की एक नई शिक्षा नीति 2020 आई है। आप एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे, था तो ये सिस्टम पहले से भी, है ना। पहले हम नर्सरी, केजी, यूकेजी का नाम लेके जाते थे, तो पहले प्राइवेट सिस्टम में था ये। और केजी, किंडरगार्टन, जो किंडरगार्टन वाला कॉन्सेप्ट था वो वेस्टर्न का था। उनको पहले से इस बात का पता था। तो शोध के आधार पर, है ना, मनोविज्ञान की शोध के आधार पर ये पाया गया कि किसी भी बच्चे के ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो 5 साल तक लगभग 85 और 90% तक हो जाता है। ऐसा हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को कहती है। तो अब ये समझ आया, अभी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात उठाई है ये। तो एक तो कारण ये है कि भाई 90% और 85% ब्रेन का डेवलपमेंट जब 5 साल में हो जाता है और हम बच्चे को 6 साल में फॉर्मल सिस्टम में भेज रहे हैं, तो इसका मतलब जो फॉर्मल सिस्टम में जाते जाते तो बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है समाज से और घर से। तो टीचर्स को प्रॉब्लम आती है। तो जो समाज से सीखा है और जो स्कूल में सिखाया जा रहा है उसमें एक गैप है। तो वो तारतम्यता नहीं आ रही है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ये भी देखेंगे कि इस पॉलिसी ने, जो हमारी ये जो 2020 पॉलिसी है, इसने विद्यालय जो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन किया है। अब बालक को, पहले हमारे क्या होता था, प्राइमरी, है ना, और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, उस तरीके से हम 10+2+3 का कॉन्सेप्ट लेके चलते थे। लेकिन अब जो बात है वो अब फाउंडेशनल लेवल है, एक लेवल। दूसरा लेवल है हमारा जिसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी लेवल। तीसरा लेवल है जिसे हम मिडिल लेवल कहते हैं, और चौथा लेवल है हमारा सेकेंडरी लेवल। इस पर अगर हम जाएंगे तो बहुत डिटेल की बात है, बट हाँ, इस बात को ध्यान में रखते हुए, शोधों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने ये कदम उठाया है कि बच्चा 3 साल तक जाएगा, और जब 3 साल तक जाएगा तो उसके जो पढ़ाने का स्ट्रक्चर है, जो पढ़ने का स्ट्रक्चर है, जैसे खेल की बात करते हैं, बच्चों को क्या अच्छा लगता है, खेलना, है ना। एक मनोवैज्ञानिक ने तो यहां तक बात की कि बच्चों का काम ही खेलना है, और जो उनके काम में किसी भी तरह की गड़बड़ करेगा, बच्चे उसको माफ नहीं करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, तो इस नीति ने बड़ी प्यारी बात ये कही है, जैसे जादुई पिटारा कॉन्सेप्ट है। आप जब देखेंगे एनसीईआरटी की साइड है और बहुत सारा, तो जादुई पिटारा, उस पिटारे में गेम रखे। तो अब बच्चों का काम क्या है, खेलना। और नीति कह रही है टीचर्स को भी, तुम्हें पढ़ाना नहीं है, तुम्हें क्या करना है, खेलना है उनके साथ में। तो मनोविज्ञान भी यही कहता है। तो इसलिए इस अवस्था में बच्चों को खेलने पर जोर दिया जाता है। और मजे की बात आप देखेंगे, खेलने का मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज खेल में सीखी जाती है, सरलता से सीखी जाती है, स्ट्रेस लेस सीखी जाती है, तो वो लंबे समय तक चलती है। और अगर जो चीज स्ट्रेस में सीखी जाती है तो वो अभी सीखी और अभी भूल गए, तो वो डबल स्ट्रेस देके जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिसी की ये देन है और ये शोध की देन है। इसमें मनोविज्ञान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनोविज्ञान से जब शोध बहुत सारे मनोविज्ञानों के आधार पर ये बच्चों को फिर 3 साल में अब फॉर्मल सिस्टम में लाने की बात की गई है, जो सरकार धीरे धीरे हर स्कूल में इसको लेके आ रही है। ठीक है सर। एक अहम बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ये है कि हम बच्चों को सही वक्त पर स्कूल भेजने लगे हैं। यस। अगर मैं एक सवाल के जवाब में आपसे 4-5 और महत्वपूर्ण बातें इस बारे में जानूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की और 4-5 अहम बातें क्या हैं। देखिए, एक तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब ने सुन रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन गई है, एक नई शिक्षा नीति देश में, लेकिन बहुत सारे आम लोगों को उस शिक्षा नीति में नया क्या है ये नहीं पता है। ये आप बहुत प्यारी बात कर रहे हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक तो क्या किया विद्यालय स्तर पर, पाठ्यक्रम और लेवल चेंज किए। जब लेवल चेंज, स्टेजेस चेंज होंगी तो पाठ्यक्रम चेंज होगा। पाठ्यक्रम में भी क्या रखा है कि भारतीयता को लाने की कोशिश की गई है। अभी तक मैं इस बात को अगर समझूं, जैसे भाषा है अंग्रेजी, है ना, वेस्टर्नाइजेशन वाला बात है। अब आज आप देखेंगे
कि अंग्रेजी वाला अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन जो अंग्रेजी बोल रहा है उसको हमने वाइज मैन समझ लिया, बुद्धिमान समझ लिया है। और जो हमारी जो भाषाएं हैं, जैसे प्रांतीय भाषा, हमारी डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज हो गई, हमारे अलग आप देख पा रहे हैं भारत अपने आप में बहुत बड़ा है और बड़ी वेराइटीज़ हैं, बड़ा डाइवर्स है। तो डाइवर्स है तो हमारी भाषाएं भी अलग होंगी। तो इस नीति की इम्पोर्टेंट बात यह है, तो हमने कहा कि जो फाउंडेशन लेवल है उस लेवल को बच्चे की ही भाषा में बताया जाए। अच्छा। और आपको अपनी भाषा में प्राउड होना चाहिए, आपको किसी दूसरे की भाषा में नहीं जाने की जरूरत। तो भाषा स्टेजेस चेंज की। और तीसरी इंपॉर्टेंट अगर आप बात कहें तो इसमें कहीं ना कहीं हमने इंडियन रूटेडनेस की बात की है, कल्चर की बात की है, भारतीय कल्चर की बात की है कि भारतीय कल्चर में जो जितनी अच्छाइयाँ थीं, जैसे आप और हम देखेंगे इस बात को लेकर, हमने अगर हम देखें तो हमने कैसी चीज़ें, हम खेल में मज़ा लेते थे, है ना। हम जंगल में निकल गए, हम खेतों में निकल गए, हमारे पगडंडी के गेम होते थे। उन गेम से क्या क्या फ़ायदे होते थे? हमारा मानसिक विकास होता था, हमारा शारीरिक विकास होता था, हमारा भावात्मक विकास होता था, है ना। इसको हम कह सकते हैं कि हमारा सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट होता था। आज हमने उन गेम्स को हटा दिया और हम आजकल वो इंडोर गेम की बात करते हैं। तो वहाँ से मेंटली तो होता है लेकिन हमारा फिजिकली खत्म हो गया है। और जब भी एक बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तो बच्चा किसी काम का नहीं है ना। मान लो आप मानसिक रूप से बड़े स्ट्रांग हैं लेकिन आप शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। तो जैसे मेरी ये 5 उंगली हैं, तो 5 उंगली में अगर बराबर दम है तो जहाँ भी जो भी काम होगा वो बेटर तरीके से होगा। तो इसने कोशिश ये की है, इस पॉलिसी को अगर हम देखें तो इसमें भारतीयता को लाने की कोशिश की है, इसमें भारतीय नॉलेज सिस्टम को लाने की है कोशिश की है। और डिटेल में जाए तो पंचकोश जैसे विकास की बात की है। वेस्टर्न में आप देखेंगे पहले ओवरऑल डेवलपमेंट में कहा जाता था मानसिक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट। इन्हीं डेवलपमेंट को अगर वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें हम तो इसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर जाता था ओवरऑल डेवलपमेंट। हाँ। अब हमारे यहाँ पंचकोश की बात की है। अच्छा। अब ये जो पंचकोश विकास, पंचकोश विकास या पंचकोश जो हमारे तैत्तरीय उपनिषद है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, तो वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है। तो उसमें उस कॉन्सेप्ट में फिर हम पंचकोश विकास को देखते हैं, जैसे अन्नमय कोश हो गया, इस तरीके से करके हमारे। इसको भी थोड़ा एलोबरेट कर दीजिए, ये क्या है पंचकोश विकास? पंचकोश में जो सबसे पहला अगर विकास है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और आप जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जब आप देखेंगे तो उसमें हमने उस विकास की चर्चा की गई है। सरकार ने उस जो सरकार की पॉलिसी है उस पॉलिसी में इस बात पर जोर डाला गया है। जैसे जहाँ तक मुझे समझ में आता है, पहला अन्नमय कोश की बात की है। अन्नमय का मतलब फिजिकल का मतलब अगर कोई किस तरीके से बच्चे का बर्थ होता है, हाँ। तो अन्नमय कोश की हमने बात की है। उसके बाद में हमने बच्चे के मनोमय कोश की बात की है कि बच्चे का जो मन का जो डेवलपमेंट है किस तरीके से हम उसको समझ पाते हैं। इस पर हम अगली उसमें डिटेल में बात कर लें तो शायद मुझे लगता है अल्टीमेटली हम इसको लेके जाते हैं फिर आनंदमय कोश को। तो अन्नमय से लेकर आनंदमय की यात्रा शिक्षा में किस तरीके से पूरी हो सकती है। अच्छा। इसमें विज्ञानमय कोश है, अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है और फिर अल्टीमेटली हमारा आनंदमय कोश है। तो वहां तक बच्चे को ले जाना, शिक्षा का काम भी यही है। देखिए शिक्षा का अगर आप देखें काम को भी तो अल्टीमेटली शिक्षा का रोल इतना है कि अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति आनंदपूर्ण रह सके और रियल लाइफ की सिचुएशंस के सारे डिसीजंस को ले सके। ये शिक्षा का काम है। शिक्षा का काम नौकरी देना नहीं था, शिक्षा का काम है ऐसे कौशलों का विकसित कर देना बच्चों में जो बच्चों को अपने जीवन में वो जहाँ भी रहें जैसे भी रहें वो अपना बिंदास काम कर सके। तो इस तरीके से डेवलपमेंट तो हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस पंचकोश विकास को लेकर बात की है। तो ये पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ तक रहा है। अब जैसे गेम्स हैं तो अब पॉलिसी को जब आप देखेंगे तो हमने उसमें पॉलिसी ने जो बात की है उसमें इंडियन गेम्स की बात की है ना। जैसे उसमें छुई छुआ खेलना है तो उन गेम्स को लाने की बात की है। तो कम बैक टू द नेचर, प्रकृति के साथ जुड़ने की बात की है कि कैसे बच्चा हमारे पुराने तो इंडियन
जो गेम्स की बात की है, और पढ़ाने के तरीकों में भी हमने जो तरीकों को भी आप देखेंगे तो पॉलिसी ने बेसिकली तरीकों में भी भारतीय गुरुकुल प्रणाली सिस्टम की बात की है। किस तरीके से अध्यापक और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में रिश्ता बनता है, कैसे डेवलपमेंट होता था, तो वहाँ पर उस तरह की बात की है। और जोर डाला गया है कि पढ़ाने में जो भी हमारे पुराने भारतीय, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, तो उनका हमारे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में उनका रोल क्या है, तो पॉलिसी ने इस बात पर भी जोर डाला है। ठीक है। एक सर महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि कक्षा का एक बच्चा, आपने आनंदपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया, वहाँ से मैंने ये प्रश्न सोचा कि एक बच्चा बड़े आनंदपूर्ण तरीके से चीज़ों को सीखता है। हाँ। और एक बच्चा कक्षा में इन्वॉल्व नहीं होता है। हाँ। वो शामिल ही नहीं होता। हाँ। वो बोर हो रहा होता है। ये दो बच्चों का व्यक्तिगत फर्क है या फिर बाहरी प्रभाव इसके लिए कारक है, जिम्मेदार है? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी हो जाती है कि टीचर के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो पहला क्वेश्चन जो आपने किया था, जो पहले हमारी चर्चा चल रही थी, उस चर्चा में यहाँ पर रोल उसका इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान को समझना क्यों ज़रूरी है ना। कोई भी बच्चा अगर मेरी क्लास में है तो बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। जब हम इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, अगर इसमें डिटेल में जाते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसमें हेरिडिटी भी काम करती है और एनवायरनमेंट भी काम करता है। तो इसीलिए जब वैज्ञानिक रूप से, अगर साइकोलॉजिकल रूप से हम देखते हैं तो टेस्ट करते हैं हम बच्चों का, है ना। बच्चों का इंटरेस्ट देखते हैं, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, उस पर चर्चा हो सकती है। तो हम बच्चे की रुचि को समझते हैं, हम बच्चे के एटीट्यूड को समझते हैं, हम बच्चे के आईक्यू लेवल को समझते हैं, है ना। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकली जब हम टेस्ट कर लेते हैं तो हमें वो समझ आ जाता है कि डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो क्यों है। तो साइकोलॉजिकल या मनोविज्ञान की समझ होना जरूरी है। अगर कोई टीचर इस बात को समझ लेता है तो अब ये दो बच्चे हैं, जैसे मान लो कई सारी चीज़ें, मैं उधर अभी शायद जाना ठीक नहीं है, डिसेबिलिटीज़ हैं, है ना, जिसमें आजकल आप देखेंगे विद्यालयों में काउंसलर भी होता है और स्पेशल टीचर भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं। तो डिसेबिलिटीज़ में जैसे बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ जाए, है ना, बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है, बच्चा जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, तो ये क्या है, ये साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर के रूप में हम इसको देखते हैं। तो अगर टीचर को ये पता है तो टीचर उसके साथ अपना व्यवहार बदल लेता है। और जब इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट या दोनों की जब समझ आ जाती है तो टीचर दोनों के बीच में, तो कारण की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। कई बारी कारण हमारे एक्सटर्नल में परिवार भी एक बहुत बड़ा रोल है। परिवार की भूमिका इंपॉर्टेंट है, आपके दोस्तों की भूमिका, पीयर ग्रुप की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके समाज की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं बच्चे की पढ़ाई लिखाई या समझना तो वहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर में भी आएंगे। वो कौन से फैक्टर हैं, इसकी केस स्टडीज़ के फॉर्म में देखते हैं, ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में देखते हैं। इंटरनल फैक्टर में जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चे का इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, आईक्यू लेवल है बच्चे का, उसको हम देख सकते हैं। तो दोनों ही कारणों से बच्चा मेरी क्लास में डेविएट हो जाता है और इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मनोविज्ञान का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं सिंपल ये समझना चाह रहा हूँ कि वो बच्चा जो क्लास में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो मज़े नहीं ले रहा है अपनी पढ़ाई के, क्या एक शिक्षक में ये ताकत है कि वो उस बच्चे को उस स्टेज पर लेकर आए जहां वो चीज़ों को आनंदपूर्ण तरीके से जानने लगे? हाँ, उसमें इम्पोर्टेंट जैसे यही बात है कि शिक्षक को पहले समझना पड़ेगा। देखिए, मैं थोड़ा सा अगर पीछे आपको लेके जाऊं तो बहुत सारे कमीशंस हैं, एजुकेशन कमीशंस। उसमें कोठारी कमीशन था, 1964-66 में कमीशन आया। शिक्षक अगर अच्छा है और अब वाकई में सही मायने में मोटिवेटेड है तो वो सब पढ़ के आता है और ये सब पढ़ाया भी जाता है। उसने एक बड़ी प्यारी बात कही उस कमीशन ने, उसने कहा कि किसी देश का निर्माण उसकी कक्ष से शुरू होता है और उसको चलाने का जो भूमिका है वो शिक्षक की है। तो शिक्षक किसी भी देश के निर्माण में एक निर्माणकर्ता का रोल करता है। तो शिक्षक अगर सही मायने में उस बात को, उस प्रक्रिया को समझ लेता है तो वो उसको मोटिवेट करके उस लेवल पर लाने का काम कर सकता है। लेकिन शिक्षक पहले खुद मोटिवेट होता हो, उसको अपना रोल पता हो, अपनी भूमिका का पता हो। सर, लर्निंग के प्रोसेस में जहाँ तक जितना मैं जानता हूँ,
प्रोत्साहन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। मोटिवेशन कैसे काम करता है, दिमाग के स्तर पर भी कैसे काम करता है और सामाजिक स्तर पर भी कैसे काम करता है? इसमें आप बताइए कि मैं इसको मनोवैज्ञानिक के आधार पे या सिंपल के तरीके से बताऊं? आप दोनों तरह से बता दीजिए कि ये दिमाग के स्तर पर कैसे हाँ। व्यक्ति को चेंज करता है और सामाजिक स्तर पर भी ये ट्रिक्स कैसे काम करती है। तो इसको हम ना एक नाम देते हैं रीइंफोर्समेंट। हर आदमी में काम करने की क्षमता होती है। एक बात, हर आदमी में एबिलिटीज होती हैं, इनबिल्ट एबिलिटीज होती हैं, लेकिन हर आदमी में काम करने की क्षमता होती है। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं मोटिवेशन के लिए, कैसे वो मोटिवेट होता है। आपने देखा होगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि जामवंत और हनुमान जी का नाम सुना होगा, रामायण से अगर हम उठा लेते हैं, है ना। तो जब जामवंत जी से जब हनुमान जी मिले तो जामवंत जी ने याद दिलाया कि हनुमान, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, वो एबिलिटीज है कि तुम लंका छलांग मार सकते हो और राम के काम आ सकते हो। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है? बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते आप करना चाहो तो। तो जामवंत ने जो रोल अदा किया वो मोटिवेशन का रोल अदा किया, वो उसकी अवेयरनेस का रोल अदा किया। तो रीइंफोर्स किया, उसका उद्देश्य की क्लैरिटी थी कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे राम के काम आना है और मुझे लंका जाना है, ये मेरा काम है। तो उद्देश्य की अगर क्लैरिटी होती है तो रीइंफोर्समेंट काम करता है। रीइंफोर्समेंट को दो तरीके से देख सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब, मैं एग्जांपल से अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मेरे घर में कोई बच्चा है और मैं कहता हूं कि मुझे नमस्ते करना सिखाना है, तो दो तरीके से बात है कि अगर मेरे घर में कोई आया और नमस्ते करना मुझे सिखाया तो मैं ये एक रीइंफोर्समेंट ये होगा कि अगर तूने इस बार नमस्ते नहीं की तो मैं तेरी इतनी पिटाई करूंगा कि बहुत पिटाई करूंगा। और एक रीइंफोर्समेंट ये हो सकता है कि अगर अंकल घर में आए और तूने अंकल को नमस्ते की तो चॉकलेट मिलेगी तेरे को और एक अच्छा बेटा होगा मेरा। तो ये हमारा जो इंटरनल है ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। तो दोनों तरीके से रीइंफोर्समेंट काम करते हैं। जब हम इसको मनोविज्ञान में पढ़ते हैं तो इसकी बहुत डिटेल में देखते हैं। तो हर आदमी को मोटिवेशन तो चाहिए, और मोटिवेशन जब किसी व्यक्ति को चाहिए तो इसका उद्देश्य की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर उद्देश्य है और थोड़ा मोटिवेशन अगर उसको मिल जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार है। तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, एक मनोविज्ञान के जानकार के तौर पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि माइंडफुलनेस को कैसे बेहतर किया जा सकता है। हाँ। हम कैसे अपने और अपने आसपास के माहौल को सुंदर बना सकते हैं और खुशी वाले हार्मोन वो डोपामाइन कैसे रिलीज होता है। हाँ। देखिए, माइंडफुलनेस की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन और वेस्टर्न दोनों कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। हाँ। माइंडफुल का मतलब ये है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसको करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। किसी उद्देश्य के साथ आप बैठे हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं क्लासरूम का, एक टीचर क्लासरूम में जाता है और उसको पढ़ाना है, तो अगर वो क्लास में पढ़ा रहा है तो पढ़ाने की से पहले जो तैयारी उसकी होती है, तो उस तैयारी को करने का तरीका क्या होता है? उस तैयारी को करने का तरीका ये होता है कि वो पहले थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करे। जैसे कहीं भी कोई बैठा है कोई व्यक्ति, रिलैक्स करे, कुछ सेकंड रिलैक्स करे, फिर देखे कि घर से यहाँ तक आने में कौन कौन सी परेशानियाँ रहीं, घर में क्या परेशानी थी, ये परेशानी कितनी आगे जाएगी। ऐसे करके अगर हम 1 मिनट या आधा मिनट का काम कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम अपना काम करते हैं तो हमारे काम जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति हम अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा माइंडफुलनेस का काम इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो कोई, मेरे को लगता है हर किसी को करना चाहिए। हर कोई काम किसी उद्देश्य के साथ बैठा हुआ है तो उसको अपने अंदर की जो हलचल है उस हलचल को अगर वो समझ ले और उसको लॉजिकली वो जवाब दे दे तो वो शांत हो जाएगी कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कम अप दिस टाइप ऑफ थॉट्स। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। दूसरा, इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम मेडिटेशन का नाम देते थे। तो मेडिटेशन में भी यही काम होता था कि हम सुबह उठें और उठ के थोड़ा मेडिटेट करें। और मेडिटेट का मतलब है कि आंखें बंद करके थोड़ा ये देखें कि मैं क्या विचार आ रहे हैं और क्या ये विचारों को मैं बांट लें, क्या मैं पूरा कर सकता हूँ
या ये मेरी समझ से बाहर है, या इस विचारों पर किसी बाहरी शक्ति का या बाहरी पावर का काम है, बाहरी व्यक्ति का काम है। तो जब हम धीरे धीरे इस तरीके से इन विचारों को बांट लेते तो शायद मुझे लगता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेडिटेशन और उससे हमारे उद्देश्य को, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो ये रोल इम्पॉर्टेंट हमारे मेडिटेशन का, और इस तरीके से हम माइंडफुल को भी कर सकते हैं। ये तो हो गया कि खुश कैसे रहा जा सकता अब देखिए, है, खुश रहेंगे आप नहीं रहेंगे। आपने कोई काम शुरू किया और उस काम में पूरी तन्मयता के साथ आप लगे, इसको बोलते हैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना। होलिस्टिकली, जब आप होलिस्टिकली उस प्रोसेस में लगेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्लैरिटी होगी, और जब वो ऑब्जेक्ट आपका पूरा होगा तो आप खुश होंगे नहीं होंगे? खुश होंगे, हाँ। और अगर ये काम नहीं होगा तो आप दुखी होंगे। तो जो पॉजिटिविटी बढ़ानी है, हमें नेगेटिविटी को कम करना है। तो इसीलिए जो वर्तमान की हलचल है उसमें माइंडफुल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरी गाड़ी, एग्जाम्पल में देखूं, अगर मेरी गाड़ी है और मुझे कहीं उद्देश्य पता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं जर्नी का एंजॉय करूंगा, प्रोसेस को समझने की कोशिश करूंगा। और अब मैं एमलेसली घुमाऊंगा तो मुझे यही नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से निकली है ये गाड़ी, क्या इस गाड़ी का प्रोसेस है, तो मेरी परेशानी बढ़ेगी। इसलिए उद्देश्य को समझना, और समझने के लिए माइंडफुलनेस कहीं ना कहीं हमारा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं, आप जैसे जानकार लोग समाज में हैं, हमारे शास्त्रों में कहानियाँ किससे भरे पड़े हैं, सब जगह से ये बातें सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि कैसे आपके व्यवहार को आनंदपूर्ण बनाया जाए। लेकिन हम दूसरी तरफ दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया तनावपूर्ण हो रही है, लोग डिप्रेस्ड हैं। इसका क्या कारण है? तनाव कैसे दिमाग में जन्मता है, कैसे वो अवसाद का रूप ले लेता है, कैसे एक चिंता बढ़कर विकराल हो जाती है, ये दिमाग के स्तर पर कैसे होता है और समाज के स्तर पर? इसको आप ऐसे देखेंगे कि हमने कभी भी, अब इसको माइंडफुल से जोड़ूंगा मैं, कि आप देखेंगे तनाव बढ़ने का एक इम्पॉर्टेंट कारण क्या है। उसका कारण है कि उद्देश्य की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप इसको बहुत गहराई में जब देखेंगे कि मैं यहाँ, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, मैं सबसे, देखिए, तनाव होने का कारण तो एक और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, हम अपने भारतीयता में देखें, तो पहला प्रश्न खड़ा होता है कि मैं कौन हूं, है ना? मैं कौन हूं जब मुझे ये नहीं पता लगेगा तो मैं जो भी करूंगा ठीक कर ही नहीं पाऊंगा। आप समझ रहे हैं? तो जब मैं कौन हूं इसकी क्लैरिटी नहीं है, और जब इसी की क्लैरिटी नहीं है तो जो भी मैं करूंगा गड़बड़ करूंगा, और जब गड़बड़ करूंगा तो जिस काम के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आया हूं वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा तो क्या पैदा होगा? फिर वो तनाव पैदा होगा, चिंता पैदा होगी। तो सबसे पहले छोटी सी चिंता पैदा होती है, फिर वो एक स्ट्रेस का रूप ले लेती है, स्ट्रेस के बाद में धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेती है, और अल्टीमेटली वो डिप्रेशन तक पहुंच जाती है। तो इसका जो रूट कॉज है वो ये है कि हमें अपने उद्देश्य का पता ही नहीं है। टीचर परेशान है, एक कॉमन आदमी परेशान है। क्यों परेशान है? उसे पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, और जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। तो तनाव का एक इम्पॉर्टेंट कारण ये। आप देखेंगे घर परिवार में देखेंगे, अभी एक शोध किया, बड़ी इंटरेस्टिंग शोध था। उस शोध में मैंने देखा कि मुझे लगा कि घरों में बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, और हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चों के बीच में। आखिरकार मेरे को लगा कि रीज़न क्या है, क्यों दुखी हो रहे हैं ये सब लोग, और सब खुश रहना चाहते हैं। तो मैंने उस शोध में देखा, बिलीव नहीं करेंगे, कि 85%, 85% हस्बैंड को नहीं पता, 85% हस्बैंड को नहीं पता कि बेसिकली मायना क्या है परिवार का, और मायना क्या है वाइफ का, और मायना क्या है बच्चे का। एक बात वाइफ से पता लगा, तो वहां हम गए तो वहां हमने देखा 89 पॉइंट लगभग वाइफ को नहीं पता लगा, जो भी हमारा सैंपलिंग रहा, कि भाई हस्बैंड का पर्पस क्या है, ये बच्चे का पर्पस क्या है। और 90 लगभग 90% को नहीं पता कि बच्चे को जन्म देना है तो क्यों देना है, और बच्चे को जन्म देने का उद्देश्य क्या है। तो अब आप देखिए, 4 अनजान आदमी एक छत के नीचे कब तक रह सकते हैं? ये सारे अनजान एक दूसरे से, क्योंकि उद्देश्य नहीं है किसी चीज का, बस ये रह रहे हैं, और रहने का भी समाज का प्रेशर, जोड़,
तो जब मेरे को क्लैरिटी नहीं है और मुझे आपको उस गाड़ी में बिठा दिया है तो मुझे डर लगेगा, और डर से भय, भय और भय से फिर तनाव, और तनाव भी फिर मुझे कहाँ लेके जाता है, फिर वो डिवोर्स और वो सारी कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब तनाव का वर्तमान में है कि हम सब भाग रहे हैं लेकिन हमें उद्देश्य नहीं पता कि हमें करना क्या है। दूसरा, अब देखिए एक छोटी सी एक इम्पॉर्टेंट, आप कोई गाड़ी खरीदें, कोई गाड़ी खरीदें या फिर कोई घर में कोई टीवी खरीदें तो एक मैनुअल मिलता है आपको। आप देखेंगे, मैंने ये भी स्टडी की, 80% लोग वो मैनुअल पढ़ते ही नहीं है। नहीं पढ़ते। वो तुरंत किसको फोन करेंगे, गाड़ी वाले को, मालिक को फोन करेंगे या वो टीवी वाले को फोन करेंगे, वो कहेगा सर मैंने आपको एक मैनुअल दिया है। जब उसको सिस्टमेटिक रूप से चलाने के लिए भी मैनुअल दिया जाता है और जो लोग उस मैनुअल को पढ़ लेते हैं वो अपना सही उसके साथ इंटरेक्ट उसी तरीके से व्यक्ति है। व्यक्ति को चलाने के साथ तो कोई मैनुअल ही नहीं है, लेकिन मैनुअल बच्चों को देना चाहिए, पेरेंट्स को देना चाहिए। जब मैनुअल तब बनेगा जब पर्पस होगा। मैनुअल का मतलब रूपरेखा, प्रोसीजर। तो वो जहाँ तक हमारा, मुझे लगता है, मेरा अपना समझ ये कहती है और शोध ये कहते हैं, तनाव का कारण है कि हमारा उद्देश्य की क्लैरिटी नहीं है। हम दूसरों के गाए बगाहे में विदाउट नोइंग ऑफ माई सेल्फ और मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, ये समझ के कर रहा हूँ कि मैं सारा कुछ सही ही कर रहा हूँ। तो ये हमारे, मुझे लगता है कि तनाव का एक वाक्य में कहें तो वो आत्म जागरूकता की कमी, आत्म जागरूक, सेल्फ रियलाइजेशन की। इसी से जुड़ा एक प्रश्न है जो वर्तमान में इतने सारे उदाहरण हम देख रहे हैं, खासतौर पर अगर बच्चों, आप चूंकि बच्चों की शैक्षिक मनोविज्ञान के विषय को बहुत गहनता से जानते हैं, बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। हम देख रहे हैं बहुत छोटी कक्षा के बच्चे भी साधारण और बहुत ही मामूली बातों को लेकर आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? क्या इसको लेकर कोई शोध हो रहा है, कोई बात इसको लेकर कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये जो एक तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि बिल्कुल इस तरह के बच्चों में चीज़ें आ रही हैं और ये बड़ी गहरी चीज़ है अपने आप में, जहाँ हमारा ध्यान अभी नहीं जाता है। जिसके साथ ये होता है वही परिवार तक सीमित रह जाती है, बट इसकी एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट ए बेसिकली वन डे टास्क, ये एक दिन का काम नहीं है। ये वहीं से शुरू हो जाता है कि बच्चे को जब किसी चीज़ की चिंता लग जाती है, और चिंता जब लगती है कि जब बच्चे को भी क्लैरिटी नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। तो समाज के प्रति या दोस्तों के प्रति या परिवार के प्रति या कम्युनिटी के प्रति ने जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं, उन रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जब वो काम करना शुरू करता है, बट वो उस रुचि नहीं रखता उस बात में, तो विदाउट नोइंग दीज रीजंस तो धीरे 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 हमारे इसमें परिवार का भी रोल है, दोस्तों का भी रोल है, कम्युनिटी का भी रोल है, सबका रोल है। और ये स्थिति ऐसे, आज अभी एक और इम्पोर्टेंट बात आप देखेंगे, कितने घर ऐसे हैं जिसमें डाइनिंग टेबल का पर्पस समझते हैं क्या है? डाइनिंग टेबल का पर्पस ये बनाया गया था कि जब शाम को हम खाना खाएंगे तो सारे बैठेंगे एक साथ और फिर हम एक दूसरे से बात करेंगे कि आज की दिनचर्या आपकी कैसी रही। तो बोलेगा यार डैडी आज मैं गया, आज बड़ी दिक्कत रही। डैडी भी बोलेगा यार हमारे यहाँ तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, आज ये जैसे ट्रेनिंग हुई है, आज ये वाला एस्पेक्ट रहा है। तो वहाँ से क्या है, काउंसलिंग हो जाती थी और हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते थे, एक दूसरे को समझते थे। जब भी ये फेथ बनना शुरू हो जाता तो डाइनिंग टेबल का पर्पस आज देखेंगे लड़ने का एस्पेक्ट हो चुका है। इसलिए डाइनिंग टेबल इसलिए रखी जाती है घर में क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अरे आपके यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है। इसलिए बहुत सारे घरों में डाइनिंग टेबल पर लोग नहीं बैठते क्योंकि लड़ाइयाँ होती हैं और वो फेथ खत्म होता जा रहा है, टूटन शुरू हो गई है। तो ये बच्चे बहुत कुछ बताना चाहते हैं, तुम नहीं सुनोगे तो दोस्तों को बताएंगे। तो ऐसा मौका ही क्यों दिया जाए, लेकिन वो तो बताएगा। इसलिए आप देखेंगे जब हम छोटे हुआ करते थे, शायद आप भी छोटे जब, तो जब हम स्कूल से आते थे तो दौड़ते आते थे, मम्मा को बोलते थे मम्मी ये हुआ, मम्मी वो, और मम्मी भी सुनती थी क्योंकि मम्मी हमारे लिए बैठी होती थी। मम्मी बैठी होती, अच्छा क्या हुआ फिर, मम्मी उसने ऐसे बोला, टीचर ने ऐसे बोला और मेरे को तो अच्छा नहीं लगा ये। तो मम्मी फ्री कर देती थी, कपड़े उतारते उतारते ही हम भी कपड़े उतारते उतारते हम फ्री हो जाते थे, खाना खाते थे। मम्मा कहती थी बेटा चलो मैं कल जाके बात करती हूँ और आप खाना खाओ और पढ़ाई करो, तुम फ्री हो जाते थे। आज घरों में सुन नहीं रहा है कोई। कितनी मदर हैं जो अपने बच्चे को सुनाती हैं, सोचने वाली बात है। कितने पेरेंट्स हैं घर में जाके डाइनिंग टेबल पर उस
5 साल, जैसे मैंने कहा 5 साल के बच्चे के ब्रेन का 85% डेवलपमेंट होता है। कितने हैं कि उसको बड़ा समझते हैं, अभी तो ये छोटा है, अभी तो ये छोटा है। वो छोटा नहीं है, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, वो सब समझता है और वो इतना समझ लेता है कि जब समय आता है तो वो आपको रिजल्ट के फॉर्म में देता है। तो इसका मतलब इस टेंडेंसी में हमारे घर की एकता, और एकता को टूटने का कारण उद्देश्य की कमी, इसलिए एकता नहीं बन पाई, और वो एकता नहीं बन पाई तो उनको कोई सुनने वाला नहीं है ना। अरे बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, वो दोस्तों से कहना चाहेंगे, तुम नहीं सुनोगे, वो पेरेंट्स से। इसलिए जिन पेरेंट्स के साथ में ये बच्चे के साथ दोस्ती रहती है, वो बच्चे इस टेंडेंसी तक नहीं पहुंचते। वो वही बच्चे पहुंचते हैं कि जिनको सुनने वाले लोग नहीं हैं। तो जो भी दोस्त सुनाते हैं उसकी उम्र के, जो भी सोसाइटी से जो डर है, भय है, तो बच्चे फिर वहां तक पहुंच जाते हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि डाइनिंग टेबल हर घर में है, यस, लेकिन वही घर के लोग उस पर बैठ नहीं रहे। नहीं बैठ रहे। किस लिए रखी है? मेहमानों के लिए, मैं दिखाने के लिए कि देखो भाई हम गरीब नहीं हैं, सोशल स्टेटस है। डाइनिंग टेबल बनाने का पर्पस था, ड्राइंग रूम बनाने का पर्पस था, इतनी बड़ी किचन बनाने का पर्पस था, सबके पर्पस थे। लेकिन आज हमने इन पर्पस को कहां तक ले गए हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोशल स्टेटस सिंबल रह गया है, जिसका प्रॉब्लम है अब उसको खरीदने की प्रॉब्लम, लेकिन यूज नहीं होगी, लेकिन लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए बच्चों में वो टेंडेंसी नहीं है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट, अगर टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, आज एकल परिवार है। अब देखिए ना, हमारे टाइम में कि हमारी मदर, मतलब कोई ऐसा रूम नहीं था सेपरेट, जैसे हम नाम दे देते हैं प्राइवेसी, है ना। अनट्रेन्ड ड्राइवर के हाथ में अगर गाड़ी दे दोगे तो क्या करेगा, है ना। तो बच्चों को प्राइवेसी का नाम देके, सोशल स्टेटस है, और मैं तो ज़्यादा इस पर नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, अलग अलग प्राइवेसी है। उसको मर्सिडीज दे दी आपने चलाने के लिए, लेकिन उसको चलानी नहीं आई है, तो वो क्या करेगा? वो खुद परेशान रहेगा और वो एक्सीडेंट करेगा और वो सबको परेशान करेगा। तो ये टेंडेंसी जो अकेलेपन की है, और मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताऊं कि पेरेंट्स भी बच्चों से बचना चाहते हैं, इसलिए मोबाइल दे देते हैं। उनकी भी कैपेसिटी नहीं है सुनने की, दे कैन नॉट लिसन, दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू लिसन द थिंग्स, क्योंकि वो भरे होते हैं। लेकिन भाई जिम्मेदारी आपने माता पिता की ली है, तो आपको यू हैव टू बी, यू नो। इसीलिए आजकल देखेंगे कि शादियों के प्रति बहुत ज़्यादा नहीं है, समाज टूटने की तरफ चल ही रहा है। सर, इसी से जुड़ा मेरा एक और प्रश्न ये है कि ऐसे लोग जो चिंता में हैं या तनाव में हैं और डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, या किसी में सुसाइडल टेंडेंसी ग्रो कर रही है, क्या ऐसे लोग कोई संकेत छोड़ते हैं? क्या उनके संकेतों को, उनके साइन को पढ़ा जा सकता है और उन्हें बचाया जा सकता है? अंकुर जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सुनना और सुनाना, है ना। देखिए, सुनाना भी एक मोटिवेशन है। आज अंकुर जी मेरी बात नहीं सुनेंगे, पर मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, तो कोई तो चाहिए सुनने के लिए। लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, उसकी आइडेंटिटी, उसको एक जैसे कहते हैं सेल्फ आइडेंटिटी, हर व्यक्ति को चाहिए ये। तो जब उसको नहीं मिल पाती है, तो उसके संकेत में सबसे बड़ी बात है कि वो लोगों के से कटना शुरू कर देता है व्यक्ति। ऐसी बहुत सारी शोध इस बात को कहती हैं कि वो लोगों के साथ कटना शुरू कर देता है। लोग कटने का मतलब कि धीरे धीरे लोगों से उसको इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वो किसी के साथ भी कुछ भी शेयर करना नहीं चाहता है। तीसरी बात है कि भरोसा उसको नहीं रहता है, और वो अपनी ही दुनिया में गुमसुम रहेगा। ना तो उसको किसी मोटिवेशनल फैक्टर से लेना है, ना एक्सटर्नल और ना इंटरनल। वो इतना अपने आप में हो जाता है कि इसलिए आप देखेंगे घर में, इसीलिए घर में बच्चा अगर है तो आप बच्चे से या किसी भी व्यक्ति से बात ज़रूर करें। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करें आप उससे, अगर वो नहीं कर रहा है। और मज़े की बात यह है कि हमारी मदर, जब हम बचपन में हुआ करते थे, तो अगर हमारे अंदर गड़बड़ थी तो वो हमें पहचान लेती थी। हाँ, हमारे कपड़े उतारने से पहचान लेती थी जब हम स्कूल से आते थे कि समथिंग इज गोइंग ऑन रॉन्ग, है ना, कि बेटा आज तो कुछ गड़बड़ हुई है। तो हम बोलते नहीं मम्मी ऐसा कुछ, मम्मा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बेसिकली आपको लग रहा है। आजकल वो मम्मी, शायद वो पेरेंट्स की भी कमी है। तो जो बच्चा अगर एकांत में जा रहा है
प्राइवेसी की डेफिनेशन एकांत और प्राइवेसी और अकेलापन, एकांत नहीं अकेलापन। एकांत और अकेलापन भी अपने आप में बड़े हाँ, दो अलग एकांत पहलू थोड़ा हैं। पॉजिटिव वे में जाता है और एकांत थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन हाँ। की, तो जब अकेलापन फील करता है, और अकेलापन फील होने का कारण है कि फेथ नहीं रहता है उसको, भरोसा टूट गया दोस्तों से, स्वयं से, फिर वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है, अकेलापन फील करता है, उसको लगता है कि ये अगर चीज़ मेरे से गायब हो गई तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। या दूसरा आजकल हम देखेंगे, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एडोलसेंट एज। एडोलसेंस एज को जब हम देखते हैं, वयस्क जब एजेस को भी हम देखते हैं, चाइल्डहुड अलग है, किशोरावस्था। किशोरावस्था, यस। तो किशोरावस्था में कुछ अट्रैक्शंस होते हैं साइकोलॉजिकली, तो वो जो अपोजिट सेक्स के प्रति उसका अट्रैक्शन होना बड़ा नेचुरल है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी और मेरे ध्यान में एक बात इंपॉर्टेंट आई है। ये किशोरावस्था में अपोजिट सेक्स के प्रति लड़के को लड़की के और लड़की को लड़की के, जब उसमें कुछ फिजिकल चेंज आते हैं, ऐसा नेचुरली है। तो जब अब देखिए आप घरों में क्या है, हमारी, मैं भी उसमें से ही हूँ, हमारे घरों में शुरू हुआ तुझे लड़की के साथ नहीं बैठना, तुझे लड़के के साथ नहीं बैठना, और हमें बता देते हैं कि तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा और तुम्हें ये हो जाएगा। लेकिन मन तो होता था कि यार ऐसी क्या चीज़ है। तो एक तो रोका गया, ये रोका इसलिए गया कि साइकोलॉजी का नहीं पता था मदर को, तो मनोविज्ञान की कमी के कारण भी। तो जब हम बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका पूरा ज्ञान न देकर उसको रोकते हैं, तो जब जब हम रोकते हैं तब तक बच्चा अकेला होना शुरू हो जाता है, शेयर नहीं करना, मदर मेरी बात नहीं सुनती, दोस्त मेरी बात नहीं सुनते, ये मेरी बात नहीं सुनता, कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब कोई बाहर का प्रेशर आ जाए, ये भी है कि लोग क्या कहेंगे, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह से जब सोसाइटी और ये सारे के सारे प्रेशर बनते चले जाते हैं तो बच्चा अपने आप में रहना शुरू कर देता है, अकेला फील करता है, शेयर नहीं करता, बात नहीं करता, उसके चलने से फ़र्क पड़ जाता है बच्चे में। तो ये इस तरह के साइन हैं कि जो हमें इस स्टेज पर ध्यान देना चाहिए। ये बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। और एक और इम्पोर्टेंट, रोकना किसी चीज़ को किसी चीज़ से नहीं चाहिए, उसको बताना चाहिए, होलिस्टिकली बताओ, क्योंकि बच्चा नहीं है वो, उसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव उन दोनों को समझेगा और अपना लाइफ को आगे से चलाएगा। तो ये साइन मुझे लगता है कि साइन ज़्यादा बच्चे में होते हैं जिसको हम रोक सकते हैं। सर, आखिरी सवाल, हमने व्यवहार को समझा, कारणों को समझा, अब मैं आपसे ही समाधान समझना चाहता हूँ। आप अपने एजुकेशन सेक्टर के संदर्भ में भी इसका जवाब दे सकते हैं कि किसी को स्ट्रेस है, तनाव है, डिप्रेशन हो गया है, इसको रिलीज कैसे करें? आपके जो एजुकेशन सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको कैसे रिलीज करें? हाँ, ये तो और साथ ही एक आम व्यक्ति भी, एक आम विद्यार्थी भी, एक नौजवान, जिन किशोरावस्था के बच्चों की आप बात कर रहे हैं, वो अगर वो किसी तनाव में जी रहे हैं, वो कैसे अपने स्ट्रेस को रिलीज करें? हाँ, देखिए ये तनाव तो एक यूनिवर्सल है ना। और मजे की बात है कि तनाव एक लेवल तक अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि तनाव एक लेवल तक अच्छा इसलिए कि वो घंटी बजाता है, किसी चीज़ को याद दिलाता है, मोटिवेट करता है ना, केयरलेसनेस नहीं होती है, है ना। तो उस लेवल तक तो ठीक है, लेकिन जब ये बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर मामला गड़बड़ होना शुरू, फिर इसे डिसऑर्डर का फॉर्म दे देते हैं। तनाव होना एक लेवल, इसके लेवल है, कई सारे लेवल हैं। तो क्या करना चाहिए बेसिकली हम सबको? सबसे पहले तो हमें अपने लिए 5 से 10 और 15 मिनट स्वयं को देनी चाहिए। शाम को, दिन में, ऑफिस में एक अपनी डायरी बनानी चाहिए और अपनी दिनचर्या को उसके हिसाब से तय करना चाहिए। सुबह उठ के 5 से 10 मिनट जो हम हैं, या शाम को हम, जैसे मैं तो कई बार इस बात को भी कहता हूं कि जब आप से ऑफिस से निकलते हैं तो आप 10 मिनट पहले ही अपने आप को वाइंड अप कर लीजिए और अपनी चेयर पर बैठ के, अगर आप किसी ऑफिस में हैं तो चेयर पर बैठ के आप थोड़ा सा देखिए कि कल का काम क्या है, आज का काम क्या है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। वहाँ से आप फ्री होकर निकलेंगे, है ना, तो ये भी तनाव हमारा कम हो जाएगा। दिनचर्या का होना इम्पोर्टेंट है। संयम अगर दिनचर्या में नहीं है, क्या सोचता हूँ, क्या खाता हूँ, कैसी मेरी संगति है, और क्या मेरा
परिवार का रोल है और क्या अपेक्षाएं हैं और मेरी एबिलिटी कितनी है। तो जब इन सब चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होती है तब भी हमारा कहीं ना कहीं, तो इसके लिए मुझे अपने आपको जब समय देना शुरू कर दूंगा, मैं 5 से 10 मिनट चिंतन करना शुरू कर दूंगा, डायरी बनाना शुरू कर दूंगा, दिनचर्या को संयमपूर्ण बना लूंगा, क्या खाना चाहिए, ये जो खा रहा हूँ ठीक खा रहा हूँ, इस पर जब चिंतन होगा तो रुकेगा धीरे धीरे, और ये मेरे को क्या ये बात अभी करनी चाहिए। तो कई सारी चीज़ें, तो जब हमें अपने बारे में पता नहीं होता है तो हम तनाव का कारण हमारा बन जाता है। इसी के लिए माइंडफुल का होना ज़रूरी है। तो हमें अपनी दिनचर्या को संयमित रखना चाहिए। सुबह उठ के कोशिश ये करनी चाहिए, आप मेडिटेशन नहीं करें, आप योगा नहीं करें, लेकिन आप 10 मिनट बैठ जाएं, सिर्फ बैठ जाएं, अपने आप की सुन लें, तो आप बिल्कुल फ्री होते चले जाते हैं। तो डायरी बनाएं, नियमित संयमित अपनी दिनचर्या को रखें, रूटीन बनाएं और कोशिश करें कि बेकार की चीज़ बाहर से अपने आप को तोड़ें और अंदर से अपने आप को जोड़ें। इसका मतलब ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन जितना होता चला जाएगा उतना बाहर से थोड़ा सा कम करेंगे। जैसे अगर गीता का कॉन्टेक्स्ट लेके चलें तो उसमें वो कहता है कि कछुए का एग्जाम्पल दिया है, तो उसमें कहा है कि कछुआ अपनी इंद्रियों को तभी बाहर निकालता है जब यूज़ करता है और बाकी का अंदर ले जाता है। हमारी इंद्रियां तो 24 घंटे निकली होती हैं। टेस्ट है, जो 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो वो निकली होती हैं, तो हम उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं फिर वो हमें प्रेशर का काम करती हैं, तनाव का कारण करती है। तो जैसे ही जैसे हमारा चिंतन होगा, मेडिटेशन होगा, हमारा अपनी दिनचर्या बनेगी, मेरा अपना शेड्यूल होगा, मेरी सुबह की वॉक होगी अपने शेड्यूल में, तो शायद मुझे लगता है कि ये एक हमारा। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि उद्देश्य की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं क्यों जा रहा हूँ, अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। अगर उद्देश्य की क्लैरिटी हो जाती है तो शायद मुझे लगता है कि वो भी हमारे तनाव का, फिर हमारा पॉजिटिव मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा और उस प्रोसेस को हम तनाव नहीं कहेंगे, फिर एक मिनिमम तो होता ही है। तो शायद इस तरह की प्रक्रिया और इस तरह की चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं शायद तनाव हमारा कहीं से कम हो जाएगा। निश्चित रूप से बहुत ही मूल्यवान जानकारी डॉक्टर साहब आपने हमें दी, हमारे दर्शकों को दी। सवाल मेरे पास अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज के पॉडकास्ट में समय की कमी है। हम डॉक्टर साहब को फिर से आमंत्रित करेंगे। मेरे जहन में सवाल ये है कि अब संगीत कैसे हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, दिनचर्या कैसे बेहतर हो सकती है, हमारे परिवार के ताने बाने को कैसे बेहतर किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इस पर आपकी मनोवैज्ञानिक राय बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकती है, जिसे हम अगले पॉडकास्ट में कवर करेंगे। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा और डॉक्टर साहब की ये बातें आपके बच्चे को कैसे बेहतर बना सकती हैं, हमारे स्कूल टीचर्स को कैसे बेहतर बना सकती हैं और हमारी पूरी सोसाइटी को कैसे बेहतर बना सकती हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है। और जाते जाते एक और अहम बात आपसे कि अगर आप भी डॉक्टर साहब से कोई महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहते हैं तो इसी कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी छोड़ दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें अगले पॉडकास्ट में कवर करें। बेसारी जिज्ञासाएं जो आपके मनोवैज्ञानिक स्तर को बेहतर बना सकती हैं, आपके व्यवहार को बेहतर बना सकती हैं और आपकी ज़िंदगी को सुंदर बना सकती हैं, उन प्रश्नों को भी आप डाल सकते हैं। इस पॉडकास्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए और आप सभी दर्शकों का भी नमस्कार।